नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल स्टडी पोर्ट पर। तो अब तक हमने पढ़ लिया था भौतिक विज्ञान का एक छोटा सा टॉपिक मात्रक, तो कंप्लीट उसको पढ़ लिया था। उसके संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है वो भी हमने कर लिए थे। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो भौतिक विज्ञान का ही रहेगा, कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। तो क्या है, लगातार आप पढ़ते रहिए, क्वेश्चंस का अभ्यास ज़्यादा करिए। थोड़ा जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन करोगे उतनी ही आपकी कार्य क्षमता बढ़ेगी, आपको कॉन्फिडेंस उतना ही अधिक आएगा और आपको पता चलेगा कि आपका पढ़ा हुआ आपको याद है या नहीं है। तो चलो आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। ठीक है, तो क्या है कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति? सभी के नाम सुने हुए हैं, लेकिन परिभाषित करना थोड़ा सा मुश्किल है। इसके अलावा मैं इसको देखो थोड़ा सा चेंज करके लिखता हूँ, इन दोनों को ऊर्जा, कार्य एवं शक्ति लिखता हूँ मैं। ऊर्जा, कार्य एवं शक्ति। तो एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। हम खाते हैं, रोज़ खाते हैं और बहुत सारा खाते हैं। खाने के बाद हमारे शरीर में इसका पाचन होता है। पाचन होने के बाद क्या होता है? पहले शरीर जब भूख लगी होती है हमें, तो हम बिल्कुल ऐसे थकेले पलेड़े, बिल्कुल हलकट तरह के होते हैं, बिल्कुल आलसी। लेकिन जैसे ही हम खाते हैं और उसका पाचन होने के बाद हमारे अंदर क्या होती है? शक्ति, एक एनर्जी उत्पन्न होती है, एक ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं हम। जब भूख लगती है तब हम कोई काम कर सकते हैं क्या? नहीं। काम का मतलब क्या है? कार्य। कोई भी काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन खाने के बाद जब हमें ऊर्जा उत्पन्न होती है तो हम कोई भी काम को या कोई भी कार्य को कर सकते हैं। सही है, यानी कि हमें कोई भी कार्य करने के लिए पहले क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। तो ऊर्जा से क्या होगा? कार्य। ऊर्जा से क्या होगा? कार्य होगा। अब मान लो, और कार्य जितना स्पीड से होगा, कार्य जितना स्पीड से, जल्दी जल्दी अगर कार्य होगा तो उसे ही क्या बोलेंगे हम? शक्ति। अब कई बार देखते हैं ना, कई बंदे होते हैं वो एकदम धीरे धीरे काम करते हैं, लेकिन कई ऐसे कैंडिडेट्स भी होते हैं जो काम को बहुत ही जल्दी होते हैं, बहुत फास्ट काम करते हैं। ये भी कर दिया, वो भी कर दिया, एकदम जल्दी। तो हम ऐसे बोलते हैं, यार इसमें देखो बंदे में कितनी शक्ति है। तो जो कार्य को स्पीड से करेगा उसे हम क्या कहेंगे? शक्ति। तो सर्वप्रथम हम पढ़ते हैं कार्य। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्य। ऊर्जा नहीं पढ़ेंगे हम सबसे पहले पढ़ेंगे कार्य। तो हम कोई वस्तु पर जब बल लगाएंगे, ये मान लो कोई वस्तु है और इस पर हम क्या लगा रहे हैं? बल लगा रहे हैं। अब इस वस्तु पर बल जब हम लगाएंगे तो इस वस्तु का क्या होगा? विस्थापन होगा। यानी कि अब ये वस्तु यहाँ है, थोड़ी देर बाद ये वस्तु कहाँ हो जाएगी? यहाँ पहुँच जाएगी ये वस्तु। स्थिति में पहुँच जाएगी। तो ये इतना इसका क्या हो गया? विस्थापन। विस्थापन का मतलब कुछ दूरी ये चल पड़ी, खिसक गई कुछ दूरी। तो विस्थापन कुछ दूरी, यानी कि कितने मीटर? मान लो 1 मीटर या 2 मीटर इसका विस्थापन हो गया। बल हमने लगाया था 2 न्यूटन। मान लो हमने बल लगाया था 2 न्यूटन। 2 न्यूटन बल और 2 मीटर इस वस्तु का विस्थापन, तो कार्य हो जाएगा बल गुणा विस्थापन। तो बल और विस्थापन के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। और कार्य की जो इकाई होती है वो होती है जूल। आपको याद रखनी है, कार्य की इकाई होती है जूल। और ये तो है एमकेएस या एसआई मात्रक। और इसके अलावा जो कार्य की इकाई होती है वो अर्ग भी होती है। अर्ग,
ये है CGS मात्रक। दोनों आपको याद रखने हैं। आपको पूछा जा सकता है कि कार्य की जो SI मात्रक है या SI मात्रक है उसका क्या होता है, तो जूल, और कार्य का CGS मात्रक क्या होता है, तो अर्ग। जूल और अर्ग में संबंध होता है 1 जूल इज इक्वल टू 10 की घात माइनस 7 नहीं 10 की घात 7 अर्ग होते हैं, यानी कि 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग होते हैं। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो कार्य को हम बोल सकते हैं बल तथा विस्थापन के गुणनफल को हम कार्य कहते हैं। तो यदि इस वस्तु पर किए गए कार्य की अगर गणना करें तो इस प्रकार होगी। बल हमने लगाया था 2 न्यूटन और विस्थापन भी इसमें हो गया 2, तो कार्य हो गया इसका 4 जूल। बस सिंपल सी है कार्य की परिभाषा कि बल और विस्थापन के गुणनफल को हम कार्य कहते हैं। अब तो क्या फिलहाल इस स्थिति में क्या है कि जो लगाया गया बल है वो इसी दिशा में है और विस्थापन भी इस वस्तु का क्या हुआ है, इसी दिशा में है, यानी कि इन दोनों के मध्य कोण क्या है, 0। लेकिन यदि इन दोनों के मध्य कोण 0 ना हो, मान लो ये वस्तु है, इस पर बल हम लगाएं इस दिशा में, या ऐसे भी कर सकते हैं, इसको धागे से पकड़ के हम ऊपर की तरफ खींचें, तब भी इसका विस्थापन क्या होगा, इस दिशा में। विस्थापन तो सरल रेखा में ही होगा और बल की दिशा क्या है, उल्टी। तो इनके मध्य कोण क्या हो गया, मान लो इनके मध्य हो गया कोण थीटा। तो जब कोण थीटा हो इनके मध्य, तब कार्य को जो फॉर्मूला होगा वो इस प्रकार से होगा, कार्य इज इक्वल टू बल गुणा में विस्थापन इंटू कोस थीटा। कोस थीटा समझते हो, 10th क्लास तक आपने पढ़ लिया होगा। साइन कोस टेन ये एक गणितीय संख्याएं हैं। साइन थीटा त्रिकोणमिति जिसे बोलते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। तो इनके मान आपको याद रखने हैं 3 के, बस आगे भी होते हैं कोसेक सेक कोट, उनका आपको याद नहीं रखना है। तो यदि बल व विस्थापन के मध्य कोई कोण हो तो उसका फॉर्मूला इस प्रकार से हो जाएगा और इतने में कार्य हमारा हो जाता है कंप्लीट। एक बात ध्यान में रखने योग्य ये है कि कार्य की जो इकाई हमने जूल बताई है, सेम उसी प्रकार ऊर्जा की भी इकाई क्या होती है, जूल होती है। क्योंकि ऊर्जा से ही हम क्या करते हैं, कार्य को करते हैं। जितनी अधिक हम में ऊर्जा होगी हम उतना ही अधिक कार्य करेंगे। तो उसी प्रकार जितनी ऊर्जा की इकाई भी क्या होती है, जूल, और कार्य की इकाई भी क्या होती है, जूल। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इतना आप नोट कर सकते हो। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि कार्य की माप लगाए गए बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य एक अदिश राशि होती है भाई। कार्य क्या होती है, एक अदिश राशि। ये आपको याद रखना है, कार्य एक अदिश राशि होती है। अदिश का मतलब क्या होता है, किसी वस्तु या किसी भी मान लो संख्याएं हैं, उनको पूर्ण रूप से परिभाषित करने के लिए हमें अगर दिशा की आवश्यकता नहीं हो, मान लो हम गए दुकान पर वापस गुड़ लाने, तो हम इतना ही बोल देते हैं 2 किलो गुड़ दो। दिशा के बारे में कुछ बोलते हैं, नहीं बोलते। दिशा के बारे में कभी नहीं बोलते हम, 2 किलो गुड़ चाहिए उत्तर दिशा की ओर, नहीं। तो हमें कुछ, जैसे क्या मांगा हमने, भार लेके आए, कुछ द्रव्यमान लेके आए। गुड़ क्या है, एक द्रव्यमान ही है। तो जो द्रव्यमान होता है वो भी एक क्या है, अदिश राशि। यानी कि उसका जो हम डिफाइन करेंगे, उसको अगर परिभाषित करेंगे तो उसमें हमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती। तो जिन राशियों में दिशा की आवश्यकता नहीं होती उन्हें अदिश राशि कहते हैं। सेम उसी प्रकार कार्य भी क्या है, एक प्रकार की अदिश राशि, यानी कि इसको परिभाषित करने के लिए हमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती। तो आपको पूछा जा सकता है कार्य एक सदिश राशि है या अदिश राशि है। तो आपको बताना है कार्य एक अदिश राशि है। उसके बाद हम पढ़ते हैं ऊर्जा को। हाँ जी, तो हमने
कार्य को पूर्ण कर लिया था। अब हम पढ़ेंगे ऊर्जा और उसके बाद पढ़ेंगे शक्ति। तो कार्य मैंने आज पूरा आपको बता दिया है, ओवरव्यू बस इतना ही आएगा आपके। उसके बाद ऊर्जा को पढ़ते। ऊर्जा मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, और इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं हम यांत्रिक ऊर्जा। ऊर्जा होती है दो प्रकार की, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, और इन दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा। तो सर्वप्रथम हम पढ़ना शुरू करते हैं गतिज ऊर्जा। चूंकि इसके नाम में निहित है गति, यानी कि गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा। गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहेंगे? गतिज ऊर्जा। तो मान लो कोई वस्तु है जो विरामावस्था में है, यानी कि वो गति नहीं कर रही। ये कोई वस्तु है जिसका वेग हम बोल रहे हैं 0 है। अब इस वस्तु पर हम कार्य करना प्रारंभ करते हैं। कार्य बोले तो इसको, इस पर बल लगाते हैं या इसको धक्का देते हैं। तो कार्य में मैंने आपको बताया था कि हमारे द्वारा जो कार्य किया होगा वो कैसे होगा? हमारे अंदर ऊर्जा होगी तभी तो हम कार्य कर पाएंगे। तो हमारे अंदर क्या है? ऊर्जा है या एनर्जी है हमारे अंदर। तो हमारे अंदर जो एनर्जी है उससे हम कार्य करते हैं इस वस्तु पर है, और इस वस्तु पर हम धक्का लगाते हैं। तो इस वस्तु पर हम जब धक्का लगाएंगे तो यह वस्तु क्या हो जाएगी? गतिशील। तो हुआ क्या, जो हमारी ऊर्जा है वो किस में ट्रांसफर हो गई? इस वस्तु में ट्रांसफर हो गई। तो हमारे द्वारा जो किया गया कार्य है उसके जरिए हमारे अंदर जो ऊर्जा थी वो इस वस्तु के अंदर ट्रांसफर हो गई, स्थानांतरित हो गई, और ये वस्तु गतिशील हो गई। अब जो इस वस्तु के अंदर जो ऊर्जा है उसे ही हम क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं, किसी विरामावस्था में स्थित वस्तु को गतिशील करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होगी वही उसकी क्या होगी? गतिज ऊर्जा। तो गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा। आप सिंपल वे में इस प्रकार याद रख सकते हैं। चूंकि गतिज ऊर्जा को अंग्रेजी में बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी, और इसको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ से इसका के उठा लिया, इसका ई शॉर्ट फॉर्म में के, और इसका फॉर्मूला जो बनता है वो होता है 1/2 गुणा में द्रव्यमान इनटू इसका जो वेग होगा। जब हम इसको गतिशील करेंगे तो किस वेग से गतिशील करेंगे? उस वेग का वर्गमूल। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या बनेगा? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वेयर। वी यहाँ वेग प्रदर्शित कर रहा है और एम यहाँ द्रव्यमान प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है। तो आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? हाँ, इसकी ऊर्जा की जो मात्रक होता है उसका जिक्र कर लेते हैं। जो ऊर्जा का जो मात्रक होगा वो होगा जूल, जो एसआई मात्रक है। इसके अलावा जो सीजीएस मात्रक है पूछा नहीं जाएगा, वैसे आप यही याद रखो। इसका एसआई मात्रक होता है जूल, और जूल किसका मात्रक होता है? आपको कार्य का भी मात्रक क्या होता है? जूल। ये आपको बता दिया गया था, क्योंकि ऊर्जा से ही हम क्या करते हैं? कार्य को करते हैं। तो ऊर्जा होती है दो प्रकार की, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। दोनों को संयुक्त रूप से हम बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा। तो सर्वप्रथम हम पढ़े थे गतिज ऊर्जा। गति के कारण जो उत्पन्न ऊर्जा होगी उसे हम बोलेंगे गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होगा हाफ mv²। ठीक है। तो आपको प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाएगा वो देख सकते हैं अपन। आपको प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाएगा, आपको बोलेगा एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान 5 kg है और वह वस्तु 10 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिशील है। तो हमको वस्तु का द्रव्यमान दे दिया और उसका वेग भी दे दिया। अब पूछेगा
इस वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी, इस वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो हमें पता है गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1/2 गुणा द्रव्यमान इसका कितना है 5 kg, तो 5 इंटू वेग इसका कितना है 10, तो 10 का वर्गमूल, ये हो गया 100 गुणा में 5 और गुणा में 2, कितना आ गया ये, हाँ 100 गुणा 5 गुणा 2, ये आ गया 2500 जूल इसकी गतिज ऊर्जा होगी। याद रखो किसी भी फॉर्मूले में जब किसी भी सूत्र के अंदर आप मान पुट करोगे, यानी कि जो आपको ये आंकड़े दिए गए हैं उनको रखोगे तो हमेशा मात्रक उनका सेम होना चाहिए। जैसे हमने केजी क्या है, एसआई मात्रक है, उसके बाद जो मीटर पर सेकंड है ये भी क्या है, एसआई मात्रक है। एसआई के साथ एसआई मात्रक की काम में लेना है, सीजीएस के साथ सीजीएस मात्रक की काम में लेना है। ऐसा नहीं हो एक को तो सीजीएस मात्रक काम में ले लिया और कहीं एमकेएस या एसआई मात्रक काम में ले लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा एसआई के साथ एसआई मात्रक को काम में लेना है और सीजीएस के साथ सीजीएस मात्रक को। तो सर्वप्रथम मैंने जो पिछले पार्ट के अंदर जो मात्रक आपको पढ़ाए थे उनसे आप देख लेना एक दूसरे को इंटरचेंज कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर आपकी गतिज ऊर्जा कंप्लीट हो जाती है, इतना ही पूछा जाता है गतिज ऊर्जा के अंदर। तो नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करते हैं नंबर 2, वो है स्थितिज ऊर्जा। दूसरी स्टार्ट करते हैं हम स्थितिज ऊर्जा। नाम में निहित है स्थिति, यानी कि किसी व्यक्ति किसी स्थिति से कारण उत्पन्न ऊर्जा। सिंपल सी है, स्थिति के कारण उत्पन्न नहीं, निहित, स्थिति के कारण निहित ऊर्जा क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा। इसे इंग्लिश में बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी पीई। ठीक है, मान लो मैं एक एग्जांपल देख के आपको समझाता हूँ ये बात। कोई पत्थर है, उसको मैंने मेज पर रख दिया, मान लो यहाँ पर मेज है और इस मार्कर को मैंने यहाँ रख दिया। तो इस रखने में मैंने जो ऊर्जा मेरी निहित हुई है वो इसके अंदर संचित होगी। अब इसको थोड़ा सा खिसकाते ये ऑटोमेटिक नीचे गिर जाएगा, यानी कि इसके अंदर जो ऊर्जा निहित है, इसके अंदर संचित है, इसके अंदर भरी पड़ी है, कौन सी ऊर्जा, पोटेंशियल ऊर्जा के रूप में वो हमारे द्वारा जो किया गया कार्य था वो उसके अंदर भरा पड़ा है। जैसे मैं दोबारा समझाता हूँ आपको, ये मार्कर है, मैंने यहाँ से उठाया, इसके ऊपर रख दिया, मेरे द्वारा जो इस पर कार्य किया गया था अब वो कार्य इसके अंदर संचित हो गया पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। अब यहाँ से इसको थोड़ा सा खिसकाते ये ऑटोमेटिकली नीचे गिर जाएगा, यानी कि जितनी अधिक ऊंचाई पर होगा कोई वस्तु, जितनी अधिक ऊंचाई पर होगी उसकी स्थिति ऊर्जा भी उतनी ही अधिक होगी। मान लो 10 मीटर की ऊंचाई पर आपके सर पर पत्थर गिराया जाए और 1000 मीटर की ऊंचाई से, तो ज़्यादा चोट किस में लगेगी, 1000 वाले से, क्योंकि 1000 मीटर ऊंचाई अधिक होने पर उस पर उस ऊंचाई तक उसको ले जाने में किया गया कार्य भी ज़्यादा होगा, यानी कि उसके अंदर संचित ऊर्जा भी ज़्यादा होगी। वही संचित ऊर्जा से वो नीचे आएगा तो हम पर अधिक चोट लगाएगा। तो ऊंचाई के हिसाब से देखें तो जितनी अधिक ऊंचाई होगी उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा भी उतनी अधिक होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला बनता है वो इस प्रकार बनता है mgh। h यहाँ पर ऊंचाई को प्रदर्शित करता है, g यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण को प्रदर्शित करता है, गुरुत्वीय त्वरण जो आपको क्वेश्चंस में दिया होगा 9.8 होता है ये, और m यहाँ द्रव्यमान को प्रदर्शित करता है, तो आपको ध्यान में रखना है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, कोई स्थिति विशेष के अंदर उसके अंदर निहित जो ऊर्जा होगी वो क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी। जैसे बांध बने होते हैं तो बांध का जो पानी है उसके अंदर एक ऊर्जा निहित होती है, जब बांध को खोलेंगे तो वो बहुत ही अधिक वेग से गतिशील होगा, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में रूपांतरित हो जाएगी, गतिज ऊर्जा में। उस गति के कारण हम बिजली उत्पन्न कर सकते हैं या उस ऊर्जा से हम किसी भी अन्य ऊर्जा में रूपांतरण कर सकते हैं। तो इस प्रकार हो गई ये स्थितिज
ऊर्जा। तो अब तक हमने दो प्रकार की ऊर्जाएं पढ़ ली, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। दोनों के फॉर्मूले इस प्रकार हो गए। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो हाफ mv² हो गया। इसके अलावा पोटेंशियल एनर्जी जो स्थितिज ऊर्जा है वो हो गई mgh, और दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा। तो किसी वस्तु की अगर यांत्रिक ऊर्जा निकालनी होगी तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ mv² प्लस mgh। ये किसी भी वस्तु के लिए कुल ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा का फॉर्मूला हो गया। यांत्रिक ऊर्जा को आप कुल ऊर्जा भी तो बोल सकते हैं, कुल ऊर्जा। ठीक है, तो यहाँ पर आके आपकी जो ये ऊर्जा है ये कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो अगले पार्ट में हम करेंगे शक्ति। नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, शक्ति। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।